आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी का लेसन नंबर 3 मुगल एम्पायर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर ने इंडिया में क्या क्या और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बनाई। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें उन्होंने बनाई है। और हम देखते हैं कि ये मुगल एम्पायर जो है, एम्पायर जो है, किसने एस्टैब्लिश किया, ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो हम लोग को यहाँ दिया है, हैव यू सीन द ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली एंड बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सिकरी? ऑल दिस आर्किटेक्चरल पीस वेर बिल्ड बाय द मुगल रूलर्स। ठीक है, हमें पता चल होना चाहिए कि हमारा जो ये ताजमहल है, रेड फोर्ट है, बुलंद दरवाजा है, ये सब जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब मुगल एम्परर्स ने ही बनाए थे। ठीक है, तो देखते हैं कि मुगल रूलर्स कौन कौन थे। तो बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल, सुल्तनत पीरियड वॉज देयर, मोर ओवर सम राजपूत स्टेट्स वेर ऑल्सो देयर। ठीक है, मुगल एम्परर जो थे वो उनके आने से पहले सुल्तनत टाइम चल रहा था, उसके उस समय पर कुछ राजपूत स्टेट्स भी थे। अब मुगल एम्परर जो है कहाँ कहाँ उन्होंने और कैसे कैसे बनाया था, तो यहाँ पर द मुगल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526 AD. हिज ओरिजिनल नेम वॉज ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर. इन पानीपत a battle was fought between Babur and Ibrahim Lodi, 20th April 1526. This battle is known as the First Battle of Panipat, and Babur used cannons in this battle and defeated Ibrahim Lodi and laid foundation of the Mughal Empire in India. ठीक है, हमारी कंट्री में खुद जो है बाहर के फॉरेनर्स कई लोग आए, वो लोग खुद आपस में लड़ने लगे ताकि वो यहाँ पर आकर खुद को एस्टेब्लिश कर सके। उन्हें इंडिया काफ़ी अच्छी जगह लग रही थी, लोगों को हटाकर खुद का राज्य स्थापित करना उन्हें ज़्यादा इजी लग रहा था। इस वजह से यहाँ पर मुगल एम्पायर कहा जाता है कि एस्टेब्लिश हुआ था 1526 AD में, और बाबर ने उसको एस्टेब्लिश किया था। बाबर का वैसे ओरिजिनल नाम ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, पानीपत की लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी दो की लड़ाई हुई थी। कौन जो पावरफुल होता वही वहाँ पर अपना स्थापित करता राज्य, और ऐसा हुआ कि बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को। और बाबर जो है उन्होंने पहली बार अपने बैटल में कैनन का यूज़ किया था और इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल एम्पायर का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया। एस्टेब्लिश करना मतलब कि यहाँ पर आकर स्थापित हुए थे मुगल रूलर्स। अब देखते हैं मुगल रूलर्स कौन कौन से थे। तो मुगल रूलर्स में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे लोग इस मुगल रूलर के रूलर्स थे। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, वन बाय वन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। बाबर, तो बाबर ने 1526 AD में उन्होंने मुगल एम्पायर को स्थापित किया और 1530 तक, यानी ज़्यादा नहीं, कुछ 4 साल तक उन्होंने राज्य किया। और बाबर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड पावरफुल वॉरियर। ठीक है, बाबर जो थे काफ़ी इंटेलिजेंट और पावरफुल वॉरियर थे। वॉरियर का मतलब होता है लड़ाई करना। ये तो हमने देखा है कि पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ की और वो जीत भी गए। ठीक है, ऐसे उन्होंने कई वॉर किए थे। ही वॉज फ्लुएंट इन द पर्शियन एंड अरेबिक, नेचर लवर एंड अ राइटर। ही रोट ऑटोबायोग्राफी तुजुक आई बाइबरी बाबरनामा, अ फेमस बुक ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पर वो जो थे बाबर को सबसे अच्छी लैंग्वेज जिसमें वो काफ़ी फ्लुएंट थे वो थी पर्शिया और अरेबिक। काफ़ी वो बहुत ही उन्हें अच्छा लगता था, नेचर लवर थे, एक राइटर भी थे, और उन्होंने खुद के ऊपर ऑटोबायोग्राफी यानी खुद के ऊपर उन्होंने बाबरनामा नाम की एक लिटरेचर लिखी थी, एक बुक लिखी थी जो बाद में जाकर वर्ल्ड फेमस हुई थी। इनके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं आए 1530 में, इनके डेथ के बाद जो उनके बेटे थे। ठीक है, और 1540 तक रहे। उसके बाद 1555 में वापस लौटे और 1556 तक उन्होंने राज्य किया, 1 साल तक। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हुमायूं ascended to the throne of Delhi in 1530. Humayun means lucky, but he faced many difficulties in life. He fought a battle against Sultan Bahadur Shah of Gujarat and Sher Shah, the powerful ruler of the Bihar, in 1540 AD. Sher Shah defeated Humayun in the Battle of Kannauj and drove him out of India, and Humayun lost his empire and escaped to Iran.
But a few years later, he came to India again. With the help of the Emperor of Iran, he conquered Kabul and Kandahar and re-established his rule over India. ठीक है, काफ़ी हुमायूं के साथ काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया। वो थे तो लकी, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। एक बार तो उनको, जब वो बैटल लड़ रहे थे गुजरात के शाह बहादुर शाह के साथ और शेर शाह के साथ, तो शेर शाह जो बिहार के थे और सुल्तान बहादुर शाह गुजरात के से थे, और इनके साथ इन्होंने लड़ाई की थी, इन्होंने इनके साथ बैटल किया था। और शेर शाह जो है, जो बिहार के थे, और डिफीटेड हुमायूं, उन्होंने हुमायूं को हरा दिया। और उनका जो बैटल हुआ था वो हुआ था कनौज में, और उनको इन्होंने हुमायूं को इन्होंने हटा दिया, भगा दिया शेर शाह ने। हुमायूं जो थे कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं ईरान, लेकिन वापस वो इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद वो काबुल और कंधार दोनों को ही वो वापस जीतते हैं, ठीक है, और री एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में, अपना राज्य फिर से स्थापित करते हैं। हुमायूं वॉज फंड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग लाइक हिज फादर। ही फाउंडेड अ टाउन नेम्ड दिन पनाह near Delhi. He died after falling down the steps of the library during the evening prayer. ठीक है, हुमायूं जो थे उनको भी अपने फादर की तरह काफ़ी नेचर लवर थे, लिखाई पढ़ाई उन्हें काफ़ी अच्छी लगती थी। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने एक जगह टाउन उन्होंने अपने खुद उन्होंने एक स्थापित किया था, दिन पनाह, राइट। और फिर उनकी डेथ हो जाती है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के। शेर शाह सूरी जो बाद में आते हैं, इनके बाद आते हैं 1540 से लेकर 1545, 5 साल तक ये राज्य करते हैं। शेर शाह वॉज अ मुस्लिम ऑफ द अफगान डायनेस्टी एंड हिज ओरिजिनल नेम वॉज फरीद खान। He established his rule over India after defeating Humayun and he was reformer and a just ruler. ठीक है, यहाँ पर शेर शाह जो थे वो एक मुस्लिम अफगान डायनेस्टी के थे। ठीक है, वहाँ के मुस्लिम थे अफगान डायनेस्टी के, और उनका ओरिजिनल नाम था फरीद खान। उन्होंने यहाँ पर आकर, इंडिया में आकर हुमायूं को हराया, और यहाँ पर एक जस्ट रूलर यानी कि हमेशा लोगों के साथ न्याय करने वाले और समय समय पर बदलाव करने वाले एक राजा थे। ठीक है, ही एस्टेब्लिश्ड द पीस इन किंगडम बाय कंट्रोलिंग द बैंडिट्स एंड द रॉबर। अपने राज्य में उन्होंने किंगडम को काफ़ी अच्छे से चलाया था, काफ़ी अच्छे से एडमिनिस्टर कर रहे थे, चला रहे थे। बैंडिट कर दिया उन्होंने, कंट्रोल किया, रॉबर्स वगैरह चोरी चमारी ना हो, राइट। इसलिए उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, काफ़ी उन्होंने बैंडिट्स वगैरह को उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। एंड ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू पोस्टल सिस्टम। उन्होंने एक नया पोस्टल सिस्टम, ताकि लोगों का कम्युनिकेशन आराम से हो सके, इसके लिए उन्होंने एक नया स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया उन्होंने? ही बिल्ट इन्स फॉर ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स, राइट। इन्स का मतलब होता है सराय घर, या तो हम कहेंगे ट्रैवलिंग हाउस, जहाँ पर लोग जो है थोड़े टाइम के लिए अपना आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इन स्टार्ट किया था ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स के लिए। इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ द रूपी एंड फॉर्म अ ह्यूज आर्मी। एंड ही बिल्ट अ लॉन्ग हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड विच कनेक्टेड बंगाल एंड नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उन्होंने अपने राज्य में काफ़ी चीज़ें बना रखी थी, राइट। लोगों के लिए करेंसी नोट बना रखा था, और बड़ी ह्यूज आर्मी उन्होंने बना रखी थी, ताकि कभी भी लड़ाई हो तो वो आर्मी इनके काम में आए। और बहुत ही बड़ा एक उन्होंने हाईवे, बहुत ही लंबा हाईवे बना रखा था, जिसका नाम रखा था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको GTR से भी जाना जाता है, जो बंगाल और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करता था। ही डाइड इन 1545। बहुत कम समय रहा इनके उनके राज्य का, 5 साल तक उन्होंने राज्य किया, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इंस्पेक्टिंग अ कैनन, नो पावरफुल रूलर लाइक हिम एवर केम टू द थ्रोन आफ्टरवर्ड्स। कॉन्सिक्वेंटली इन 1545 AD, Humayun invaded Delhi and Agra and defeated the Afghans and re-established the Mughal Empire. ठीक है, हुमायूं यहाँ पर वापस आते हैं, वो इंडिया के ऊपर इन्वेड करते हैं, मतलब अटैक करते हैं उसके ऊपर, और आगरा और दिल्ली दोनों को वो अपना लेते हैं। और यहाँ पर जो अफगान्स आ जाते हैं थोड़े समय के लिए, उनको हटाकर उन्होंने मुग़ल एम्पायर को फिर से स्थापित किया। अब आते हैं अकबर। 1556 AD से लेकर 1605, काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने यहाँ पर राज्य किया। एज द रूलर, अकबर होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ही वॉज बॉर्न इन 1542 AD इन द होम ऑफ हिंदू राजपूत रूलर्स इन अमरकोट। He became the Mughal emperor at
of Delhi at the age of 14 after the death of Humayun. Second battle of Panipat took place between Akbar and Hemu. This battle was won by Akbar. ठीक है, यहाँ पर अकबर जो है एज अ रूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस उनका है हमारे हिस्ट्री में। हम जानते हैं कि अकबर राजा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थे और वॉरियर थे। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था 1542 एडी में हिंदू राजपूत रूलर अमरकोट के घर में हुआ था, राइट। और वहाँ पर वो मुगल एम्परर बने एट द एज ऑफ 14 आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं। और यहाँ पर उन्होंने दूसरा पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, और यहाँ पर अकबर जो है वो जीत जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा कितना बड़ा और कितना शानदार है। ठीक है, अकबर established his rule over vast area from Punjab to Bengal and from Delhi to Gujarat. The famous battle of Haldi Ghati was fought between Akbar and Rana Pratap of Mewar. Akbar established his vast empire by conquering the Kabul, Kashmir, Balochistan to Ahmednagar in the south, and he made Fatehpur Sikri his capital and built many buildings. ठीक है, अकबर ने अपना बहुत ही बड़ा वास्ट एरिया जीत रखा था, पंजाब से लेकर बंगाल तक, दिल्ली से लेकर गुजरात तक। हल्दी घाटी की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी राणा प्रताप के साथ, और फिर अकबर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया काबुल, कश्मीर, बलूचिस्तान से लेकर अहमदनगर साउथ में, और फिर उन्होंने फतेहपुर सिकरी को अपना कैपिटल बनाया, और उसके बाद कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई। देखते हैं कौन कौन सी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई। सी अकबर adopted a liberal religious policy towards the Hindu and started a social relations with the Rajput. He appointed the Rajput at high position in the army. The Rajput also helped him with a lot with their bravery and adventure in conquering the India. क्योंकि एक अकबर जो थे बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे, उनके मन में कभी भी कोई राज्य को लेकर या तो फिर किसी धर्म को लेकर उन्होंने कभी भी विवाद में वो नहीं रहे हैं, हमेशा ही लोगों को इक्वली नज़र से देखा है। उनके राजपूत उनके फ्रेंड्स रह चुके थे, उन्होंने कई राजपूत को अपने आर्मी में अच्छी बड़ी बड़ी पोजीशन पर रखा था उन्होंने, और राजपूत भी बदले में इनको काफ़ी लॉयल रहते थे, काफ़ी इनके साथ अच्छी दोस्ती थी उनकी, और इनके लिए काफ़ी काम भी किया करते थे। यानी अकबर राजा जो थे वो सबसे मिलजुल कर रहते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और सभी रिलीजन को उन्होंने इक्वली इम्पोर्टेंस दे रखा था। अकबर वॉज अ सेक्युलर किंग, है ना, सेक्युलर का मतलब होता है सारे रिलीजन को वो एक बराबर मानते थे। ही ब्रॉट टुगेदर द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन एंड एस्टेब्लिश्ड अ सेक्ट कॉल्ड दीन ए इलाही। ही ट्रांसलेटेड द ग्रेट टेक्स्ट लाइक रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल एंड कुरान इनटू पर्शिया, क्योंकि ये सारी किताबें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, इसमें से जो सीख मिलती थी वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, वो सब उनको अट्रैक्ट करती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल और कुरान को इन्होंने पर्शिया लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट करवा दिया, ताकि वो कभी भी अपनी मर्जी से भी पढ़ सके और लोगों को पढ़ा सके। Akbar was a social reformer. He opposed the child marriages and sati. He abolished the pilgrim taxes and banned the forced religion conversion. India was economically prosperous during Akbar's rule. He began an era of the social tolerance. Most of the part of India were under the regime of Mughals at the time of Akbar's death. ठीक है, अकबर जो थे एक सोशल रिफॉर्मर थे, वो हमेशा खराब चीज़ों को हटाकर नई चीज़ें लाने में मानते थे, बदलाव करने में मानते थे, हमेशा ये मानते थे कि हमें अच्छी तरीके से अच्छा जीवन जीना चाहिए। हमेशा से उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस और सती को उन्होंने ओपोज किया था, हमेशा उसका विरोध किया था। पिलग्रिम टैक्स, जो भी उनके यहाँ पर आते थे यात्रा करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं करते थे, और वो कभी भी ये नहीं मानते थे कि किसी भी पर्सन को उन्हें चेंज कर देना चाहिए अलग अलग रिलीजन में, और सभी को मुस्लिम बना दो या सभी को हिंदू बना दो, वो ऐसा कभी नहीं मानते थे। ठीक है, इंडिया जो था अकबर के समय पर, जब अकबर रूल कर रहे थे इंडिया पे, जब उनका राज्य चल रहा था, इंडिया काफ़ी प्रॉस्परस था, लोगों ने उनके साथ रहना, लोगों को उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। ही बिगेन एन एरा ऑफ सोशल टॉलरेंस, लोगों को ये भी समझाया कि हमें सोशली काफ़ी मजबूत रहना चाहिए, थोड़ा सहन करना सीखना चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा सहन करेंगे तो हम बड़े ही आराम से जी सकते हैं। और उन्होंने मुग़ल को अलग अलग, जैसे मुग़ल के डेथ तक तो उन्होंने कई जगह पर, इंडिया के कई जगह पर उन्होंने मुग़ल रूल स्थापित किया था। अब देखते हैं आगे जहांगीर। तो जहांगीर आते हैं 1605 से लेकर 1627 तक रहते हैं।
जहांगीर इनहेरिटेड अ ग्रेट एम्पायर एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर, क्योंकि जहांगीर अकबर के बेटे होते हैं। अकबर की डेथ के बाद बहुत बड़ा जागीर जहांगीर को मिल जाता है। ही कंटिन्यूड अकबर्स पॉलिसीज एंड एस्टेब्लिश्ड good relations with Hindus. He extended his rule from Assam to Golconda in South India. His wife Noor Jahan was intelligent and ambitious. He encouraged many arts. Paintings flourished a lot during his rule. He himself was a great painter. He died in 1627 AD and his son Shah Jahan came to the power. ठीक है, 1605 से लेकर 1627 तक इनका राज्य रहता है। तब तक उन्होंने अपने पिता की तरह ही सारी पॉलिसीज़ को अपनाया था। सभी के साथ अच्छे रिलेशंस रखे थे, हिंदूज़ के साथ अच्छे रिलेशंस रखे थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने आसाम से लेकर गोलकोंडा साउथ इंडिया तक अपना रूल फैलाया। उनकी वाइफ नूर जहाँ जो थी वो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन साथ साथ में वो काफ़ी एम्बिशियस और इंटेलिजेंट भी थी। उन्होंने बहुत सारे कामों में जहांगीर का हाथ बटाया था। जहांगीर की वो एक तरह से सलाहकार भी थी, मंत्री की तरह उनके साथ रहती थी और उनका काम संभालती थी। और यहाँ पर जहांगीर जो थे उन्होंने आर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया था। वो खुद भी एक बहुत अच्छे पेंटर थे, ठीक है। और उनकी डेथ हो जाती है 1627 में, और फिर उनका बेटा शाहजहां पावर में आता है। और ये जो शाहजहां होता है उनका नाम होता है, निक नेम जो होता है खुर्रम होता है, मतलब उनको जो घर में लोग बुलाते थे खुर्रम के नाम से। ही कॉन्कर्ड साउथ इंडिया, शाहजहां ने साउथ इंडिया को भी जीता। ही वॉज अ पावरफुल एज हिज फादर। ही वॉज अ लवर ऑफ आर्किटेक्ट। ही बिल्ट अ वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट मॉन्यूमेंट द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज। ये तो हमें पता ही है कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने ही बनवाया था। बहुत ही बड़े ग्रेट लवर थे वो अपने पापा और अपने दादा की तरह, और उनको आर्किटेक्चर से और आर्ट से काफ़ी लगाव था। अपनी वाइफ मुमताज की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था, राइट। ताजमहल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हम लोग देख सकते हैं, ताजमहल की तस्वीर यहाँ दी गई है, बहुत ही सुंदर तस्वीर है। उसके बाद उनके बेटे औरंगजेब आते हैं। फिर 1658 से लेकर 1707 तक उनका राज्य चलता है। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ शाहजहां's ill health, a fierce civil war broke out amongst his sons. The main struggle took place between the elder of the Shahjahan, Dara Shikoh, and Aurangzeb. Aurangzeb defeated his three brothers one by one, killed Dara Shikoh, and sent Murad in jail. He himself took up the throne. He defeated his another brother Sujan and sent him to exile. यहाँ पर औरंगजेब जो होते हैं वो उनके फादर जो होते हैं शाहजहां, उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने राज्य जो है अपने हाथ में ले लिया था। सिविल वॉर फट गया था। सिविल वॉर का मतलब होता है औरंगजेब जो होते हैं, शाहजहां जो थे उनके 3 बेटे थे, तीनों में खुद में ही लड़ाई होने लगी थी कि राजा कौन बनेगा। इस वजह से यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, और औरंगजेब जो है वो काफ़ी मजबूत साबित होते हैं और अपने भाइयों को हराकर वो राजा बन जाते हैं। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को वन बाय वन उनको हरा दिया, दारा शिकोह को, मुराद को जेल में भेज दिया। इस तरह से थ्रोन अपने नाम कर लिया, और 3 बेटों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल औरंगजेब साबित होते हैं। शाहजहां क्योंकि बीमार रहते हैं, वो अब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। एंड ही डिफीटेड हिज अनदर ब्रदर सुजान एंड सेंट हिम टू एक्साइल। अब औरंगजेब जो होते हैं अपने एक और भाई सुजान जो होते हैं उनको भी उन्होंने हरा दिया था, क्योंकि सुजान भी चाहते थे कि थ्रोन उनको मिले, राजा वो बने। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए सुजान को हराकर उन्हें एक्साइल मतलब किसी ऐसी जगह पर भेज देते हैं जहाँ उन्हें लोग समझ ना पाए, देख ना पाए, और वो एक गुमनामी की ज़िंदगी जिए। Aurangzeb ruled for about 50 years. His kingdom consisted of the Kashmir in the north to Jinji in south, from Chittagong in the east to Hindu Kush mountain range in the west. ठीक है, 50 साल तक औरंगजेब ने राज्य किया, और अपने राज्य को नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, काफ़ी दूर दूर तक इन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया। वहाँ पर वो कई वॉर जीते और लोगों को हराकर उन्होंने काफ़ी जगह को अपने नाम कर लिया था। औरंगजेब वॉज अ सुन्नी मुस्लिम एंड लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। ही अबॉन्डेंड अकबर्स रिलीजन पॉलिसी एंड शोड द रिलीजियस इंटॉलरेंस। ठीक है, औरंगजेब जो थे एक सुन्नी मुस्लिम थे, यानी एकदम पक्के मुस्लिम। उन्होंने अकबर अपने परदादा की पॉलिसी को हटा दिया था कि हम सभी जो रिलीजन है उनको एक मानते हैं, नहीं। औरंगजेब
औरंगज़ेब ने कहा हम मुस्लिम हैं और सुन्नी मुस्लिम जो है वो सबसे बेस्ट होते हैं और सभी को जो है मुस्लिम का ही पालन करना पड़ेगा। वो अपने दादा परदादा की तरफ बिल्कुल भी नहीं थे। ही वॉज अगेंस्ट द म्यूज़िक, उन्हें म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं था। आइडल वर्शिप उन्हें पसंद नहीं था, मतलब कि मूर्तियों की पूजा करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। रिलीजियस फेस्टिवल मनाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। देयर वेर मैनी रिवॉल्ट्स ड्यूरिंग हिज टाइम। ही वॉज अ पावरफुल किंग who ruled over a major part of India for a long time. He died in 1707 AD. After his death, some weak rulers came, resulting in the fall of the Mughal Empire. यहाँ पर उनको काफ़ी चीज़ों के ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखते थे। औरंगज़ेब जो थे वो माना जाता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट राजा थे और अपने राज्य को बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ वो राज्य करते थे। लोगों की नहीं सुनते थे, अपने मिनिस्टर्स की नहीं सुनते थे। लोगों की भलाई के लिए, जो लोगों की भलाई हो ऐसे काम वो बहुत कम ही किया करते थे और उन्हें लगता था म्यूज़िक, डांस, रिलीजियस फेस्टिवल ये सब बेकार के खर्चे हैं और हमें इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। जब उनकी डेथ हो जाती है और इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो औरंगज़ेब के हाथ में था और वही वो रूल करते थे। जब उनकी डेथ हो जाती है लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जो वीक राजा थे अब वो धीरे धीरे मुग़लों का राज्य हटाकर खुद अब अपना राज्य स्थापित करने आ गए थे। राणा संग्राम सिंह, Rana Sangram Singh of Mewar was a contemporary of Babur. He is also known as Rana Sanga. He was a heroic and adventurous. He won many battles and however he was defeated in the Battle of Kanwa against Babur and his empire was reduced to nothing. राणा संग्राम जो होते हैं वो काफ़ी बाबर से काफ़ी लड़ाई उनकी होती है, उन्हें बाबर बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और ये जो थे राणा संग्राम सिंह राणा संगा के नाम से जाने जाते थे। काफ़ी बहादुर थे, काफ़ी एडवेंचरस थे, उनको मुसीबत मोल लेना काफ़ी अच्छा लगता था, रिस्क उठाना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। बहुत सारे उन्होंने बैटल्स लड़े और उसे जीते भी, लेकिन बाद में वो कानवा जो जगह थी बाबर के अगेंस्ट में वो हार जाते हैं और इस तरह से उनका जो राज्य होता है वो ख़त्म हो जाता है। महाराणा प्रताप आते हैं। महाराणा प्रताप was the majestic ruler of Mewar who fought against Akbar of the Mughal Empire. As Akbar attacked Mewar, the Battle of Haldi Ghati took place between Akbar and Maharana Pratap. Akbar was victorious, but Maharana Pratap established his power in adjoining areas of Udaipur, so the struggle continued. महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के राजा होते हैं। यहाँ पर वो अपने चेतक नाम के राजा घोड़े के साथ लड़ाई करते हैं। अकबर जो होते हैं वो मेवाड़ के ऊपर अटैक करते हैं। तब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जो कि अकबर जीत जाते हैं वो, लेकिन महाराणा प्रताप भी अपनी आस नहीं छोड़ते हैं और उदयपुर में कुछ लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर वो फिर से अपना राज्य स्थापित करते हैं और ये जो स्ट्रगल होता है अकबर के साथ वो महाराणा कंटिन्यू रखते हैं। There were several attempts for the pacification, but Rana was not ready to leave चित्तौड़। ठीक है, बहुत सारी जगह राणा को मिल रही थी लेकिन उन्होंने सोचा कि चित्तौड़ को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। He continued the guerrilla warfare. After the defeat of Haldighati in 1576 AD, Rana Pratap took the capital of Golconda and continued fighting till the end. Later on, he made Chavand of Durgapur as his capital. He died at the age of 51. ठीक है, यहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर वो चालू रखते हैं महाराणा प्रताप। गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है जब दुश्मन अचानक से हमला कर दे तो बिल्कुल अचानक से महाराणा अपने फोर्स के साथ गायब हो जाते थे और ये लोग जो है ढूंढते रहते थे। इस तरह से उन्होंने कई बार गोरिल्ला वॉरफेयर से अपना और अपने आर्मी का बचाव किया था। यहाँ पर वो हार जाते हैं महाराणा प्रताप सिंह जी 1576 में और फिर उन्होंने गोलकोंडा को अपना कैपिटल बना लिया होता है और लास्ट तक मरने के दम तक उन्होंने एट द एज ऑफ 51 तक इन्होंने लड़ाई की। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ वॉज द सन ऑफ आशरण राठौड़, अशकरण Rathod, minister of Jaswant Singh, the ruler of Marwar. He is compared to Rana Pratap. He did not accept the dominion of Aurangzeb during his reign. ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़ एक हिंदू राजा होते हैं और वो औरंगज़ेब के उसको बिल्कुल भी
स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम थे और वो चाह रहे थे कि भारत जो है, हमारे इंडिया जो है, हिंदुओं का राष्ट्र देश है और यहाँ पर मुस्लिमों का बिल्कुल भी स्थापित होना ठीक नहीं है। उन्होंने कभी भी औरंगज़ेब के साथ दोस्ती नहीं की, कभी भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, इस तरह से वो अपना कभी भी उन्होंने अपनाया नहीं था। बाद में आते हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। He was born in 1627 AD in Shivneri, and Shivaji, the son of Jijabai and Shahji, was greatly influenced by his guru Samarth Ramdas and Dadaji Kongdev. He conquered more than 40 forts to expand the great Maratha kingdom from a small estate. He fought with the Mughal Emperor Aurangzeb and Adil Shah of Bijapur Sultanate for a long time and finally achieved victory. यहाँ पर छत्रपति शिवाजी भी जो थे वो बहुत ही ग्रेट किंग थे, बहुत ही बहादुर और बोल्ड थे। उनका बर्थ जो था 1627 शिवनेरी महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी मदर का नाम जीजाबाई और फादर का नाम शाहजी था और वो अपने गुरु समर्थ रामदास और दादाजी कौंडदेव के साथ काफ़ी उनसे प्रभावित थे। उनकी बातों से, उनकी लड़ाई से, उनकी जो करतूतें होती थी उससे काफ़ी प्रभावित थे और उनसे बहुत कुछ सीखते भी थे शिवाजी। ठीक है, बाद में धीरे धीरे शिवाजी ने एक छोटे से स्टेट से लेकर 40 फोर्ट्स उन्होंने जीते थे। 40 फोर्ट का मतलब होता है किले, कई किले उन्होंने जीते थे और इस तरह से उन्होंने मुगल एम्परर को धूल चटा दी थी। राइट, औरंगजेब और आदिल शाह इनके साथ लंबी लड़ाई लड़ी और लास्ट में शिवाजी की जीत हो जाती है। After his defeat, he signed a treaty with the Mughal emperor in 1665 AD. Aurangzeb even imprisoned him, but he escaped cleverly and fought back and fought. He was coronated in 1674 AD at Rajgarh and rose to prominence as a Hindu emperor. ठीक है, यहाँ पर औरंगजेब जो है शिवाजी को बंदी भी बना लेते हैं, लेकिन बंदी बनाने के बाद भी जो है वो किसी तरह से चालाकी से वहाँ से भाग निकलते हैं। एंड ही वॉज कोरोनेटेड यहाँ पर आपको पिक्चर दिया जा रहा है कि किस तरह से उनका राज्याभिषेक हो रहा है, इसको कहते हैं कोरोनेटेड। राजगृह में इनका राज्याभिषेक होता है शिवाजी का, वो राजा बनते हैं और हिंदू एम्परर को यहाँ पर वो बढ़ावा देते हैं और एस्टैब्लिश करते हैं। In addition to being a great conqueror, he was also an efficient administrator and a great organizer. His cabinet was known as Astha Pradhan Mandala. He died in 1680 AD. यहाँ पर वो काफ़ी एफिशिएंट साबित होते हैं। अपने कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनके आसपास के जो उनको सलाह देते हैं या तो फिर जो जिसको इन्होंने मिनिस्टर बनाया था, उनके साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी एफिशिएंट काम किया था और लास्ट में 1680 AD में इनकी डेथ हो जाती है। Mughal administrations was systematically established by Akbar. In it, the emperor was the center of the rule and head of the council of ministers. He was the supreme commander and judge. A wazir was appointed to coordinate between the emperor and administration. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सिस्टमेटिकली चलता था, जो अकबर राजा चलाया करते थे। एम्परर जो होते थे, जो खुद राजा होते थे, जैसे कि अकबर खुद राजा थे, वो रूल के सेंटर में होते थे, वो राजा होते थे और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और सभी मिनिस्टर्स को ऑर्डर किया करते थे कि कहाँ पर क्या काम करना है। ठीक है, और वो जो अकबर थे वो सुप्रीम कमांडर और जज भी होते थे। वजीर अपॉइंट किया जाता था ताकि एम्परर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाए, मिलकर काम किया जाए, और उन्हें कहा जाता था दीवान एक वजीर एक कुल। ये जो थे वो हेड थे फाइनेंस और रेवेन्यू सिस्टम के। ठीक है, जगह जगह से टैक्स वसूल करना, पैसों का हिसाब रखना, ये सब काम होता था दीवान का। द हेड ऑफ आर्मी वॉज कॉल्ड मीर बख्श, जो उनके आर्मी के जो हेड होते थे, जो आर्मी को देखा करते थे कि आर्मी को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे इनको और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ये सब काम करते थे मीर बख्श। ही रिक्रूटेड द आर्मी एंड इट्स ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पर आर्मी और आर्मी के ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता था, मतलब उनको पोस्ट दी जाती थी। एंड ही सुपरवाइज्ड द इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी इंटेलिजेंस लोग कैसे काम कर रहे हैं इसका भी ख्याल रखा जाता था। द स्पाइस ऑफ द मुगल एम्पायर वेर नोन एज वंक्यूनवीस।
यहाँ पर मुगल एम्परर के काफ़ी जासूस भी काम करते थे, इनके ऊपर भी नज़र रखी जाती थी और उनको कहा जाता था वक्यू नेविस। देयर वॉज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड मीर ए शमन अ लुक आफ्टर द पर्सनल नीड ऑफ द एम्परर। मीर ए शमन जो होते थे वो एम्परर के हम कहेंगे कि प्राइवेट पीए होते थे, ठीक है। उनकी हर छोटी बड़ी छोटी और काफ़ी पर्सनल चीज़ों का वो ख्याल रखते थे। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। द हेड ऑफ द जुडिशियरी वॉज काजी, ठीक है। वो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के हेड भी होते थे मीर ए समन, और ये जुडिशरी जो सिस्टम होते थे उसका काजी जो होते थे वो सारे जो क्राइम होते थे उसको ये सुलझाया करते थे। रेवेन्यू सिस्टम, अकबर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया which was known as Mansabdari system. Revenue rate was one third of the annual produce, and founder of the Akbar's revenue system was Todarmal. Mansabdari system was synced with army as well as the revenue department. Mansab means Jagir and Mansabdar was considered as chief of the Jagir. यहाँ पर अकबर ने एक रेवेन्यू सिस्टम का क्रिएशन किया था जिसको कहा जाता था मनसबदरी सिस्टम। यहाँ पर रेवेन्यू जो होता था वन थर्ड पार्ट लिया जाता था। जैसे किसी के घर में अगर 1 लाख रुपीज़ आ रहा है पूरे साल में, तो उसका वन थर्ड पार्ट जो होता था वो उन्हें एज अ टैक्स भरना होता था। और फाउंडर ऑफ अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम, जो अकबर ने रेवेन्यू सिस्टम जो शुरू किया था उसको नाम दिया था तोदरमल। और मनसबदरी सिस्टम जो था वो आर्मी को और रेवेन्यू दोनों डिपार्टमेंट को बखूबी देखा जाता था। मनसब का मतलब होता था जागीर, और मनसबदार जो होते थे वो इस जागीर के मुखिया होते थे, और वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू फ्रॉम जागीर। जागीर लोगों से वो जिसका भी लैंड होता था या जिसकी भी ज़मीन होती थी, ज़मीन के ऊपर जो भी क्रॉप्स होते थे या तो घर मकान होते थे, उससे एक टैक्स वसूलने का काम इनका होता था। किसका होता था? जागीर का होता था। और ये जो है जागीर ये भी देखते थे कि वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी मेंटेन रहे, लोगों के साथ अन्याय ना हो और लोग जो है अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। फॉर दिस ही वॉज गिवन द आर्मी अकॉर्डिंग टू द जागीर, ठीक है। इसके लिए जागीर को आर्मी भी दी जाती थी कि ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको आर्मी की ज़रूरत पड़े, शायद कोई उनके साथ गुंडागर्दी करे, तो वो आर्मी उनके साथ हमेशा तैनात रहती थी। He was considered as the chief justice of the area and was transformed at the regular interval. The Mughal Mansabdari system was unique in the world and was the highest paid in the world. ठीक है, ये he was considered यानी जागीर को चीफ जस्टिस माना जाता था उस एरिया का। वो जो कह दे या जो भी फैसला ले उसे फाइनली माना जाता था, और ट्रांसफर्ड एट द रेगुलर, और ये जो जागीर होते थे वो टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र भी किया जाता था ताकि वो दूसरी जगह पे भी जाकर लोगों को सर्विस दे सके। और ये जो मुग़ल मनसबदरी सिस्टम था वो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा यूनिक माना जाता था पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा रुपए पैसे इन्हीं को दिए जाते थे एज अ सैलरी। कल्चर ड्यूरिंग मुगल एज, अब मुगल के टाइम पर क्या क्या कल्चर्स फॉलो किए जाते थे। तो इंडियन कल्चर फ्लरिश ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर मिंगल्ड विद ईच अदर। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गंगा जमुना कल्चर, क्योंकि इंडिया में ही आकर मुगल लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मिंगल एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, और इसी को गंगा जमुना कल्चर कहा जाता था। मुगल्स ने काफ़ी सारे किले बनवाए थे, महल बनवाए थे, गेट्स बनवाए थे, अपनी प्रेयर करने के लिए मॉस्क बनवाए थे, गार्डन्स बनवाए थे, ठीक है। बाबर सेट अप द गार्डन्स इन आगरा एंड लाहौर। शेर शाह बिल्ट अ टॉम्ब एट सासार Ram and mosque at Delhi. Akbar built the fort of Agra and made the unique constructions at Fatehpur Sikri, 36 kilometers away from the Agra. This includes Buland Darwaja, Salim Kisti Dargah, mosque and Panch Mahal built in the memory of the victory of over the Gujarat. ये सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई थी। The use of marble increased in constructions during the time of Jahangir. The time of Shah Jahan is considered to be the golden age of the architect of the Mughal Empire. He built Taj Mahal and Moti Masjid in Agra as well as the famous fort art in Delhi. Aurangzeb built a tomb, a Rabir ud Dauran, which bears a striking resemblance to the ताज महल इन औरंगाबाद इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। तो ये जितने भी हमको रेड पॉइंट्स दिखते हैं ये सब ये बता रहे हैं कि इन्होंने मुगल्स ने क्या क्या बनवाए थे। पेंटिंग्स में क्या क्या बनवाए थे, तो मुगल पेंटिंग्स वेर फेमस, वर्ल्ड फेमस। इट हाईली प्रोग्रेस्ड इन द टाइम ऑफ जहांगीर। द मुगल एम्परर यूज्ड टू इनवाइट द बेस्ट पेंटर इन दिल्ली, एंड ड्यूरिंग अकबर्स टाइम देयर वेर ग्रेट पेंटर्स नेम जसवंत एंड बसवान. They painted beautiful pictures in Persian stories,
books of translation of Mahabharata and Akbarnama. Jahangir's painter named Mansoor was world famous. Jahangir established school of paintings. During this period of art, painting progressed in Rajasthan, Gujarat, Punjab, Himachal Pradesh and southern state. ठीक है, देखो पेंटिंग का भी बहुत बड़ा एक अलग ही जगह थी। मुगल ने बहुत सारे वर्ल्ड फेमस की पेंटिंग्स बनवाई थी। जैसे जहांगीर के टाइम पर भी देखा गया कि जहांगीर भी आर्ट लवर थे, ठीक है। और मुगल एम्परर जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स दिल्ली में बनवाई थी। अकबर के समय पर ये कहा जाता है कि जसवंत और बसवंत ये दो नाम के बड़े बड़े पेंटर हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी पर्शियन स्टोरीज पेंट की थी। कुछ महाभारत और अकबरनामा बुक जिसको ट्रांसलेट किया था अरेबिक भाषा में, उसके अंदर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी। जहांगीर ने पेंट किया था मंसूर, जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस हुआ था, ठीक है। जहांगीर पेंटर यानी कि जिसका नाम था मंसूर, वो वर्ल्ड फेमस पेंटर थे। जहांगीर ने खुद एक स्कूल बनवाई थी जहाँ पर बच्चे जाकर पेंटिंग सीख सकते, ठीक है। और राजस्थान, गुजरात, ये जो नीचे नाम दिए हैं, ये सब जगह पर पेंटिंग ने काफ़ी अच्छा रूप ले लिया था, क्योंकि अब लोग जो थे पेंटिंग में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। अब आता है लिटरेचर। द मुगल एम्परर्स were the patrons of the literature. They were good writers. During that period, extensive literature was created in Persian, Arabic, Hindi and other languages also. ठीक है, लोग जो है अलग अलग भाषा यहाँ पर सीख रहे थे। काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े राइटर्स हुआ करते थे जो एक चीज़ से दूसरी बुक में उसको ट्रांसलेट भी कर लेते थे। अबुल फजल हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ अकबर, नेमली अकबरनामा। अबुल फजल जो थे वो उन्होंने अकबर की ज़िंदगी पर पूरी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। ही ट्रांसलेटेड द महाभारत। अ लॉट ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा वॉज रिटन इन इंडियन लैंग्वेजेस। एकनाथ ज्ञानेश्वर एंड स्वामी रामदास कंपोज डिवोशनल लिटरेचर इन मराठी। यानी बहुत सारे लिटरेचर में भी काम हुए थे। जो महाभारत था, रामायण था, और कुछ किताबें भगवान की थी, कुछ किताबें जो थी वो लॉर्ड कृष्णा की थी। इस सबको इन लोगों ने मराठी भाषा में भी ट्रांसलेट किया था ताकि मराठी लोग भी इसे पढ़ सकें। म्यूजिक। Akbar was connoisseur of music. The great classical singer Tansen was one of his Navratnas. He created the various rags. ठीक है, अकबर के समय पर म्यूजिक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। हमने पढ़ा है कि तानसेन जो होते थे उन्होंने अलग अलग रागों का राग उन्होंने बनाए थे। कई राग ऐसे होते थे, दीपक राग ऐसा होता था जब वो गाते थे तो आसपास की चीज़ें जल जाती थी, राइट। जब वो मेघ राग गाते थे तो बारिश होने लगती थी। मतलब इतना दम था उनके म्यूज़िक में। और ये म्यूज़िक अकबर जो है इसको हमेशा से सराहा करते थे। तानसेन जो है उनको माना जाता है कि वो एक बहुत बड़े नवरत्न थे। नवरत्न यानी अकबर के राज्य में 9 जेम्स थे, 9 रत्न थे, जो उनको अलग अलग फील्ड में बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जो उनके, कोई बहुत अच्छा राइटर था, कोई बहुत अच्छा सिंगर था, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, कोई लिटरेटर था, कोई स्क्राइब्स थे। इस तरह से 9 जेम्स उनके राज्य में हुआ करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे एम्पायर जो है डिक्लाइन होने लगा, मतलब कि अब जो है मुग़लों का राज्य धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। कैसे ख़त्म होने लगा तो देखो, द मुगल एम्पायर विच एस्टेब्लिश्ड इन 1526 AD was on the brink of collapse after the death of Aurangzeb in 1707 AD. India was divided into small states in the absence of the powerful ruler. These included the weak rulers of Mughal dynasty, Nizam of Hyderabad, the Nawab of Bengal and Bihar, the Rajput states of Rajasthan, the Marathas, Sikh state of Punjab, etc. These states used to fight with one another. As a result, they became weak. Under such circumstances, trading companies from Europe started dreaming of establishing rule over India. जब धीरे धीरे औरंगजेब की डेथ हो गई तो धीरे धीरे बहुत सारे राजा जो थे वो ये चाहते थे कि हमारा राज्य बन जाए। लोग आपस में लड़ने लगे। जो पावरफुल होता था उन्होंने अपना अपना राज्य वहाँ पे स्थापित कर दिया और इसका फ़ायदा जो था वो यूरोप के राजाओं ने उठाया। यूरोप के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा जो है आपस में ही लड़ते हैं और इनको हराकर हम यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका लेसन ख़त्म हो रहा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको ये जो एक्सरसाइज दी गई है ये आपको कंप्लीट करनी है बुक के पीछे, ओके।